हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आन्या और डेविल साथ में एक बहुत ज़्यादा एक प्यारी से हैप्पी मोमेंट को शेयर करते हैं और आन्या ने डेविल को गले से लगाया हुआ होता है और वो उसके गले लगकर फूट फूट के रो रही होती है। अब इसके आगे इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आन्या को, जो कि अपने सामने खड़ी हुई बंदी से कह रही होती है कि मुझे लगता है कि वो उस लवली पार्टी के अंदर वो मुझे ज़रूर मिस कर रही होगी और डेफिनेटली वो रिग्रेट करती होगी। और वो उससे कहती है कि मैं बहुत जल्द एक और पार्टी होस्ट करने वाली हूँ, तो प्लीज़ उससे कह देना कि वो ज़रूर उस पार्टी में आए। और हम वहाँ पर देखते हैं दो लड़कियों को जो कि वहाँ से जा रही होती है और आन्या मुस्कुराते हुए उन्हें बाय कर रही होती है। तभी हम देखते हैं आन्या के कमरे में कोई पर्सन के दरवाजे के नॉक करने की आवाज़ आती है और वो उसको बता रहा होता है कि लेडी सेलिना उठ चुकी थी लेकिन अचानक से वो दोबारा अभी सो चुकी है। इस पर आन्या कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई खबर है। तभी वही आवाज़ आन्या से कहती है कि हमें पता चला है कि हमें इस स्टेट के अंदर विक्ट्री हासिल हुई है और ये कोई और नहीं, ये सारी बातें कहने वाला डेविल होता है जो कि आन्या को ग्रीट करते हुए कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस स्टेट में वापस जाना होगा, इसके लिए हमें ऑर्डर मिल चुका है। और वो आन्या को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि फाइनली हमारी ये फर्स्ट विक्ट्री हो चुकी है। इस पर आन्या डेविल से कहती है कि अब हमें यहाँ से जल्द से निकलना होगा और वो सर्वेंट को ऑर्डर देती है कि मेरी सिस्टर को जल्दी से हेल्प करो कि वो हमारे साथ में यहाँ से निकल सके। और वो डेविल से पूछ रही होती कि क्या फादर ने एक न्यू कैरेज हमारे लिए सेंड कर दिया है। इस पर डेविल कहते हैं कि हाँ, उन्होंने कुछ ज्यादा ही बड़े कैरेज को हमारे लिए ऑर्डर किया है। फिर आन्या डेविल से कह रही होती है कि कुछ समय पहले जो हमारे बीच में एक अजीब सा सीन क्रिएट हो गया था, तो तुम उस बकवास चीजों को भूल जाना। और वो उसकी तरफ घूर के देख रही होती है। इस पर डेविल मुस्कुराते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओ लेडी, लगता है कि मैंने आपका बहुत ही ज्यादा वीक साइड देख लिया। इस पर आन्या उसके पैरों पर किक मारते हुए कहती है कि तुम ना अपनी जगह को भूलो मत, तुम क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में इतनी ज्यादा कैजुअल बात करने की। फिर यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट कर हमें दिखाया जाता है आन्या को जो कि अपने मेंशन के अंदर पहुंच चुकी होती है और वो अपने पास में खड़ी हुई एक सर्वेंट को देखती है जो कि डोर पे लगे हुए ब्लड को साफ कर रही होती है। इस पर आन्या उसकी तरफ घूर के देखती है, लेकिन तभी हम वहाँ पर देखते हैं उसके फादर को जो कि उससे कहते हैं कि तुम फाइनली बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ चुकी हो। और उसके फादर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी तुमने अपने सभी गेस्टों को बहुत ही अच्छे से उनकी देखभाल की थी एंड इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लिया था। इस पर आने अपने मन में कहती है कि फादर तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हैं एंड वो फादर से कहती है कि आप भी बहुत ही ज़्यादा आपने अच्छा किया था, लेकिन मुझे इस बात से खुशी है कि आप पूरी तरीके से सेफ हैं। इस पर उसके फादर कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि सेलिला के ऊपर इस तरीके से अटैक हो सकता है। और वो परेशान होते हुए कहते कि यदि वो डेविल तुम्हारे साथ में नहीं होता तो पता नहीं आज तुम और तुम्हारी बहन के साथ में क्या ही हो जाना था। और वो डेविल की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट वर्क किया था। और वो उससे पूछते हैं कि क्या अटैकर ने कुछ अजीब चीजें तुम्हें बताई। इस पर आन्या थोड़ा सा उदास होते हुए और सीरियस फेस बनाते हुए कहती है, फादर मुझे कुछ चीजें जरूर पता है लेकिन मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि क्या वो चीज़ें सही भी हो सकती हैं या नहीं, लेकिन मैंने वहाँ पर अच्छी तरीके से देखा था कि वहाँ के जितने भी वो गार्ड्स दिखाई दे रहे थे या फिर मैं कहूँ वो किलर्स, वो उन्होंने रोजल फैमिली के गार्ड्स की तरह ही कपड़े पहने हुए थे। फिर वो अपने फादर से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि रोजल फैमिली हमारी पूरी इंटायर फैमिली को खत्म करवाना चाहती है और साथ में वो मुझे भी मरवाना चाहती है। इस पर आनी अपने फादर से कहती है कि उसकी जो अलायंस है वो रोजल फैमिली से बहुत ही ज्यादा हिडन है और यहाँ पर आप यदि बात करें हैं मेडेला फैमिली की तो उन्होंने तो बहुत ही पहले से ही रोजल फैमिली के साथ में एक सीक्रेट अलायंस क्रिएट करके रखी हुई है। इस पर वो अपने फादर की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो लोग सिर्फ यहाँ पर दिखावा कर रहे हैं कि वो हमारी फैमिली के एक बहुत अच्छे एलाय हैं, बट एक्चुअल में वो एक रोजल फैमिली के कुत्ते हैं। और वो अपने मन में कहती है कि जब मैं अपने पास टाइम में थी तो मैंने उस समय देखा था कि मेडेला फैमिली ऑलरेडी रोजल फैमिली की सीक्रेट अलाय थी और ये चीजें आगे चल कर के बहुत बड़ा एक ट्रबल सम क्रिएट कर सकती है, लेकिन मुझे इन सभी चीजों के बारे में अपने फादर को अवेयर करना होगा। और यदि मैंने झूठ कहा और मैंने ये कहा कि वो जो फैमिली है और साथ में वो लिलिथ फैमिली भी रोजल फैमिली की अलाय नहीं है, तो फिर हो सकता है कि फादर को ये चीज़ें बहुत बाद में पता चले और इससे और भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो किसी ना किसी तरीके से मुझे अपने फादर को तो बताना होगा कि वो जिस दो फैमिली को अपनी खुद का एलाय समझ रहे हैं
वो कभी रेहेफ फैमिली की अलाई थी ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से फादर सोच रहे हैं कि रेहेफ फैमिली की अलाई हमेशा से उनके साथ में हुआ करती थी, लेकिन मुझे यहाँ पर अपने फादर को पूरी तरीके से अवेयर करना होगा कि हमारी रेहेफ फैमिली के अंदर किसी भी तरीके का कोई अलाई था ही नहीं। और वो जिस तरीके से सोचते हैं कि लिथ और मेडेला फैमिली किंग के बाद से ही वो हमारी अलाई है, तो वो बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। और यदि वो इसी तरह से हमेशा वो सोचते रहे तो हमें एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कुछ भी करके मुझे अपने फादर को यकीन दिलाना ही होगा कि वो हमारी उस वेसल फैमिली के अंदर बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी वो दोनों रूजल फैमिली के ही कुत्ते हैं। और वो अपने पास टाइम को याद करते हुए कहती है कि इसीलिए जब मैंने उस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था तो मैंने लिलिथ और मेडेला फैमिली को एक भी बार इनवाइट किया ही नहीं था। और हम देख पाते हैं कि उसने उस इनविटेशन लेटर को फाड़ दिया होता है। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं आन्या को, जो कि अपने फादर से कह रही होती है कि इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से बताना चाहती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ये पूरी तरीके से सच हो सकता है या नहीं। लेकिन फिर भी जितनी भी चीज़ें मुझे पता चली हैं, मैं उन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, और जो भी चीज़ें मैं अभी जान चुकी हूँ मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ। और वो अपने फादर की तरफ देखते हुए कहती है कि उन दो फैमिली के साथ में उस रोजल फैमिली का होना और उसी के साथ में वो दोनों फैमिली हमारी फैमिली के अंदर इस पार्टी के अंदर नहीं आई और उन्होंने कम्प्लीटली हमारे इनविटेशन को इग्नोर कर दिया, तो इससे क्लियरली पता चलता है कि वो किस तरीके से हमारे खिलाफ हो चुकी हैं। और यदि अभी भी हम उनसे अवेयर नहीं हुए तो हम ही यहाँ पर सबसे बड़े मूर्ख होंगे। इस पर उसके फादर कहते हैं कि ऑल राइट, मैं तुम्हारी सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। और वो उससे कहते हैं कि अब तुम काफी ज्यादा टायर्ड हो चुकी होगी एंड तुम्हें इस समय अब यहाँ से चले जाना चाहिए और तुम्हें अच्छी तरीके से रेस्ट करना होगा। फिर हम देखते हैं आन्या को, जो काफी ज्यादा परेशान होती है अपने फादर को देखकर, और वो वहां से जा रही होती है। लेकिन अचानक वो अपनी जगह पर रुककर अपने फादर से कहती है, क्या सेलिला को जो लास्ट टाइम ये सारी चीजें हुई हैं हमें बता देना चाहिए, जैसे कि आपने कहा था कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल भी उसे नहीं बताया है, क्योंकि मैंने सोचा कि यदि हमने उसको इन सभी चीज़ों के बारे में बताया तो हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। और मैंने इन सभी बातों को सोचने के बाद में सेलिला को बिल्कुल भी नहीं बताया कि आखिर हमारे कैरेज के ऊपर किसने अटैक किया था, क्योंकि यदि उसे पता चलता कि कोई फैमिली हमारी फैमिली के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से टारगेट कर रही है तो वो कम्प्लीटली डार्कनेस में चली जाती और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर के रोने लगती। इस पर उसके फादर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया और तुमने यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं बताया, वरना वो कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाती। और उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें उसके बारे में और भी किसी भी तरीके से सेलिला से बात नहीं करनी चाहिए। और रही बात उस अटैक के बारे में, तो मैं सेलिला को कुछ अपनी तरफ से बता दूंगा कि उस कैरेज के ऊपर बैंडिट ने अटैक कर दिया था। फिर उसके फादर आन्या को रोकते हुए कहते हैं कि आन्या, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम इन सभी मैटर में खुद को और भी ज़्यादा इंडल्ज कर लो, और जितना ज़्यादा तुम इसके डीप में जाओगी तो इससे तुम्हारे लिए खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो तुम्हें इन सभी मैटर से दूर रहना चाहिए। तभी आन्या अपने फादर को मुस्कुराते हुए उन्हें गुड नाइट कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ समय के बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं आन्या को, जो कि अपनी बालकनी के पास में बैठकर डेविल से कहती है कि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वंडर हूँ कि आखिर वो जो मैन थे कि वो किस तरीके के लोग थे जिन्होंने हमारे कैरेज के ऊपर अटैक कर दिया था, और वो सिर्फ मुझे ढूंढ रहे थे, या फिर मैं कहूँ कि वो हमारी फैमिली में से किसी एक एल्डेस्ट सन या फिर किसी हेड को ढूंढ रहे थे। लेकिन यहाँ पर मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है कि मैं तो इस फैमिली की ना तो सबसे बड़ा बेटा हूँ और ना मैं इस फैमिली का हेड थी, तो आखिर वो लोग मुझे ही क्यों ढूंढ रहे थे? क्या वो अटैकर मुझे किसी भी तरीके से होस्टेज बनाना चाहते थे? लेकिन आखिर ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं? और साथ में उन्हें तो यहाँ पर फर्क भी नहीं पड़ा था कि वो मेरी सिस्टर हो या मैं हूँ। मुझे ये चीज़ें पूरी तरीके से मैस्ड अप हो चुकी है मेरे माइंड में, और मैं यहाँ पर जानने के लिए मरी जा रही हूँ कि आखिर उन सभी लोगों का मकसद क्या था। फिर वो डेविल से कहती कि यदि सच में वो लोग होस्टेज बनाना चाहते थे तो इसका मतलब तो फिर यदि वहाँ पर मैं अवेलेबल होती या फिर मेरी बहन सेलिला, तो वो इन दोनों में से किसी एक को भी किडनैप कर सकते थे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ही सिर्फ वहाँ पर हूँ। और वो डेविल से कहती है कि हमें इन सभी चीज़ों के बारे में यदि पता लगाना है तो हमें उन प्रिजनर के पास में जाकर उन्हें अच्छी तरीके से इंट्रोगेट करना होगा। फिर वो परेशान होते हुए कहती है कि मैंने तो उस मैरिज की जितनी भी चीज़ें हैं मैं तो उन्हें पूरी तरीके से भूल ही चुकी थी,
क्योंकि मेरे पास में तो फिलहाल के लिए मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं एक रेजेंट की तरह पूरी तरीके से मैटर को अपने हाथों से हैंडल कर सकूं। और आखिर मेरे पास में और कितना समय है कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल कर पाऊंगी, और मैं किस तरीके से खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल कर लूं कि जिस भी तरीके का कोई भी मैटर हो तो मेरे पास में खुद की इतनी पावर हो सके कि मुझे हमेशा फादर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट ना रहना पड़े, और मैं अपने फैसले को खुद ले सकूं। कि मैंने जितना हो सके अपने फादर को हिंट देने की पूरी तरह से कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैंने आधा ही सच बताया है। फिर वो अपने आप को कोसते हुए कहती है कि यदि मैं इस फैमिली की एल्डेस्ट सन होती तो डेफिनेटली मेरे पास में हर तरीके की पावर होती। लेकिन तभी हम देखते हैं आन्या के पास में एक अचानक से ब्राइट रोशनी आती है, और आन्या अपने आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर ये सारी चीजें क्या है। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक केटली जो कि हवा में फ्लोट कर रही होती है, और वो स्लाइडली धीरे धीरे कर कर वो चाय को कप में पोर कर रही होती है, जिस पर आन्या कहती है कि वाओ, ये कितना ज्यादा अमेजिंग दिखाई दे रहा है। एंड हम देख पाते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल दिखाई देता है कि वहाँ पर जो चाय होती है वो अपने आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो रही होती है, और ये सारी चीज़ें मैजिक के थ्रू हो रहा होता है, और आन्या पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हो रही होती है। और ना सिर्फ यहाँ पर चाय कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हो चुकी है, साथ में कुछ अच्छे अच्छे डेजर्ट होते हैं जो कि हवा में फ्लोट करते हुए आन्या के सामने पेश हो जाते हैं। और इन सभी चीज़ों को देखकर आन्या काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो उस चाय की केटली को, मेरा मतलब उस चाय की कप को अपने हाथ में उठाते हुए कहती है कि तुम्हें भी यहाँ पर आके इसी समय मेरे साथ में ज्वाइन हो जाना चाहिए। आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड हम देख पाते हैं ये सब करने वाला कोई और नहीं, ये यहाँ पर डेविल होता है, जो कि स्माइल करते हुए आन्या के सामने आता है और कहता है क्या आपको ये सारी चीजें पसंद आई हैं? ये मैंने आपको थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए किया था। फिर हम देखते हैं डेविल को, जो कि मुस्कुराते हुए कहता है कि लेडी, क्या आपको ये सारी चीजें पसंद आई है? मैंने यहाँ पर आपको पूरी तरीके से एंटरटेन करने की बहुत कोशिश की है। इस पर आन्या उसको टोंट मारते हुए कहती है तो तुम इन सभी सिली ट्रिक के अंदर इंडल्ज होने की कोशिश कर रहे हो, हाँ? फिर वो उस चाय को सिप करते हुए कहती है कि ये काफी ज्यादा वार्मथ लग रहा है, और वो मुस्कुराते हुए कहती कि रियली तुम हमेशा कुछ ऐसी चीजें मुझे शो कराते हो जब भी मैं खुद को बहुत ज्यादा डाउन फील कर रही होती हूँ। लेकिन मैं यदि सच बताऊं तो यदि तुम यहाँ पर डेविल नहीं होते तो मैं तुम्हारी इन सभी सिली ट्रिक में फंस जाती, और मैं यहाँ पर सोचने लगती कि तुम यहाँ पर मुझे पसंद करने लगे हो। तभी हम देखते हैं डेविल को, जो कि आने से कहता है कि आपको अच्छी तरीके से अपना टेक केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई देती हैं। एंड यदि आप यहाँ पर खुद से अच्छी तरह से नहीं रहेंगी तो फिर आप हमारी फैमिली को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगी। फिर आन्या डेविल से कहती है कि मैंने तुम्हें एक टास्क दिया था, तो तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने उसे कंप्लीट कर लिया है। इस पर डेविल मुस्कुराते हुए कहता है ऑफ कोर्स, जैसा कि आपने मुझसे कहा था कि मुझे इंट्रोगेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना होगा कि वो प्रॉपरली हो रही है या फिर नहीं, तो मैंने अपने इस काम को पूरा कर लिया है। आन्या उससे कहती है कि ठीक है। फिर वो थोड़ा सीरियस होते हुए कहती है कि मैंने यहाँ पर सुना है। फिर वो सीरियस होते हुए डेविल से कहती है कि मैंने सुना है कि प्रिजनर के साथ में जो टाइम होता है वो बहुत ही ज्यादा इंजॉयबल होता है, तो क्या तुम इस बारे में मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा टाइम उनके साथ में कैसा बीता। तभी हम देखते हैं आन्या को, जो कि इरिटेट होते हुए कहती है कि तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुमने सच में कितनी ज्यादा चीजें अपने इस इंट्रोगेशन से सीख ली हैं। हाँ लेडी आन्या, मैं इन सभी चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मैं उन सभी कैदियों के खाने के अंदर एक स्लीपिंग पिल को मिलाने वाला हूँ, जिसके बाद वो उस वैल्यूएबल फूड को बिल्कुल भी खाए बिना तो रह नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद मुझे उनके हाथों के द्वारा लिखा हुआ एक ऐसा लेटर रिसीव हुआ जो कि उनको एक ऑर्डर के रूप में दिया गया था। देन इसके बाद हम देखते हैं आन्या को, जो कि साय करते हुए कहती है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये एक प्रेडिक्टेबल एक्सक्यूज हुआ तुम्हारा। वैसे तुम आखिर उन सभी लोगों को जिंदा क्यों नहीं छोड़ देते। इस पर डेविल कहता है कि वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन तभी डेविल कहता है कि मैंने इस बारे में काफ़ी ज़्यादा इंट्रोगेट किया, लेकिन फिर भी उन सभी प्रिजनर ने कहा कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते कि आखिर हम किसी भी कीमत पर आपको जिंदा क्यों छोड़ना चाहते थे।
तो आखिर तुम किस तरीके के मेथड का यूज करते हो डेविल? इस पर डेविल अपनी फूड को कट करते हुए कहता है कि मैंने उन्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया है। और आन्या उसकी तरफ घूर के देखती है और कहती है डेट्स ऑल। इसका मतलब तुमने सिर्फ टॉर्चर किया और उन्होंने सारी चीजें बाहर बक दी। डेविल मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, मैं पूरी तरह से सच कह रहा हूँ लेडी, क्योंकि आप जानती हैं कि जो काउंट है वो बिल्कुल भी नहीं जानते कि प्रॉपरली इंट्रोगेशन किस तरीके से की जाती है। और यदि मैं किसी का इंट्रोगेशन करता हूँ तो वो लोग सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए हमेशा भीख मांगते रहते हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाता हूँ। लेकिन हम देखते हैं आन्या को, जो अपने फ्लॉक से उस डेजर्ट को कट करते हुए कहती कि मैं बिल्कुल भी यहाँ पर फादर की तो हेल्प नहीं कर पाऊंगी इस टास्क के अंदर, क्योंकि वो तो मुझे किसी भी तरीके से इंट्रोगेट तो करने देते ही नहीं उन प्रिजनर को। डेविल, इन सभी चीजों के बारे में तुम प्रॉपरली टेक केयर कर लो और जितने भी वो प्रिजनर है उन सभी से एक एक करके अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन निकलवा लेना। इस पर डेविल कॉन्फिडेंटली कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं उनके पेट के अंदर की जितनी भी बातें हैं उन सबको बाहर निकलवा लूंगा। बट असली प्रॉब्लम तो ये है कि वहाँ पर जितने भी क्रॉप्स हैं वो सभी एक्चुअल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एंड यही मेरे लिए बहुत बड़ा एक ट्रबल है लेडी। ओह, तो इसका मतलब ये है कि तुम उन्हें टॉर्चर करना चाहते हो। वैसे तुम्हें इतना ज्यादा वायलेंट वाले मेथड को यूज करने की क्या ही जरूरत है। तभी कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है काउंट को, जो कि अपने पास एक सर्वेंट को कह रहे होते हैं कि इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से डिस्पोज कर दिया है क्या तुमने। इस पर वो सर्वेंट कहता है कि जी हाँ, एंड हम देख पाते हैं काउंट को, जो कि थोड़ा सीरियस होते हुए वहाँ सामने जितने भी प्रिजनर होते हैं वो उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। तभी काउंट उन सभी लोगों से कहते हैं कि बताओ कि आखिर तुम लोगों के पीछे कौन छुपा बैठा हुआ है और इन सभी चीजों के पीछे आखिर असली मास्टरमाइंड कौन है। इस पर वो सभी लोग गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि हमें माफ करिएगा काउंट, लेकिन हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन हम देखते हैं आन्या के फादर, मेरा मतलब काउंट को, जो अपने सर पर हाथ मारते हुए कहते हैं कि ये सभी कमीने बास्टर्ड, ये बिल्कुल भी सच नहीं उगलने वाले। लेकिन वहाँ पर अचानक से डेविल आ जाता है, जो कि काउंट से कहता है कि मैं आपके पास एक रिपोर्ट लेकर आया हूँ और मैं आपको कुछ शो करवाना चाहता हूँ। इस पर काउंट उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं और कहते हैं डेविल, आखिर तुम मुझे किस चीजों के बारे में बताना चाहते हो। लेकिन उनकी आंखें तो शॉक में बड़ी हो जाती हैं और वो पूरी तरीके से हैरानी से कहते क्या, ये तो रोजल फैमिली का क्रेस्ट है। एंड यहाँ पर हम देख पाते हैं कि डेविल के हाथ रोजल फैमिली का एक बहुत बड़ा सुराग लग चुका है, एंड वहाँ पर जितने भी प्रिजनर होते हैं वो डर के मारे थर थर कांप रहे होते हैं, क्योंकि अब उनकी जान यहाँ पर जाने वाली है। और काउंट उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं डेविल, आखिर तुम मुझे बताओ कि ये तुम्हें रोजल फैमिली का ये सिंबल वाली ये क्रेस्ट, ये तुम्हें आखिर किस जगह पर मिला। इस पर वो काउंट से कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा लकी था, इसलिए मुझे ये बहुत ज्यादा आसानी से मिल गया। और क्या आप जानते हैं कि ये मुझे किस जगह पर मिला? मैंने देखा कि वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी है एंड उसी के पास में ये उसकी स्वॉर्ड के नीचे ही ये मुझे पड़ा हुआ मिला। दूसरी तरफ हम देखते हैं आन्या को, जो कि अपने हाथ में लिए हुए पोर्ट्रेट को देखते हुए कहती है कि एरिस, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें इस हैंकरचीफ को प्रॉपरली नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ये मेरे कारण गंदा हो चुका है। और वो उसी समय को याद करती है जब एरिस ने बहुत ज्यादा प्यार से उस हैंकरचीफ, मेरा मतलब उस रुमाल को आन्या को दिया था। और वो एरिस के मुस्कुराते हुए चेहरे को याद करते हुए कहती है कि भले ही तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके कारण मैं कभी भी प्यार के ऊपर यकीन नहीं कर पाऊंगी। फिर यहाँ पर कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है डेविल को, जो कि हंसते हुए कह रहा होता है कि माय लेडी, देखिए मैं अपने काम में प्रॉपरली सक्सीड हो चुका हूँ। लेकिन आन्या इरिटेट होते हुए कहती कि तुम यहाँ पर खून से सने हुए इंसान की तरह मेरे कमरे के अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो, बाहर जाओ, तुम्हारी वजह से मेरा कमरा भी गंदा हो जाएगा। लेकिन वो आन्या से कहता है कि लेडी, मैंने बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क किया है, तो आप इस तरीके से कैसे कह सकती हैं, आपको तो मेरी यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आप मुझे बता सकती कि क्या आप यहाँ पर कोई रोमांटिक नॉवल पढ़ रही थी। इस पर जो आन्या होती है वो तुरंत ही अपनी किताब को बंद कर लेती है और उससे कहती है कि ये जो फालतू की किताबें हैं ना, ये मेरी बहन ने मुझे रिकमेंड की थी, जो बहुत ही ज्यादा बोरिंग मुझे लगती है, तो तुम मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है यहाँ पर। तो डेविल उससे कहता है कि लॉर्ड विलियम बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें इंट्रोगेशन किया था, लेकिन फिर भी उनके पास में एक हैंकरचीफ जैसा एविडेंस मिल चुका है। और वो अपनी रिपोर्ट को आन्या को बताता है कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वहाँ पर उस हैंकरचीफ पर बने हुए रोजल फैमिली के सिंबल को देखने के बाद डर के मारे थर थर कांपने लगे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया और कहा कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते और ना ही हमें पता है कि
कि आखिर ये हैंकरचीफ किस तरीके से हमारे पास में हो सकता है। लेकिन इसके बाद में मैंने इतनी आसानी से थोड़ी ना उन्हें जाने दिया, मैंने थोड़ा सा उन्हें प्रेशराइज किया एंड उसके बाद पता है क्या हुआ, उन्होंने तुरंत ही वहाँ पर कबूल कर लिया कि वो इन सभी चीजों के पीछे थे और वो इन सभी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। और आन्या उसके हाथों से उस रिपोर्ट को ले लेती है और कहती है, क्या कहा तुमने? सिर्फ थोड़ा सा प्रेशराइज किया, लेकिन तुम्हारी हालत तो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुमने तो खून से नहा लिया है यहाँ पर। लेकिन डेविल वहां से जाते हुए कहता है कि हो सकता है कि मैंने थोड़ा सा हार्शली उन्हें ट्रीट किया हो, लेकिन फिर भी जितने भी काम की चीजें थी मैंने तो उन्हें उगलवा ही ली हैं। इस पर आन्या मुस्कुराते हुए कहती कि तुमने अपने काम को बहुत ही ज्यादा परफेक्टली किया है। और आन्या उस रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहती कि रोजल फैमिली का असली गोल तो ये है कि वो हमारी लेहेब फैमिली को पूरी तरीके से किल करना चाहते हैं और यहाँ की जितनी भी यंग लेडीज है वो साथ में उन्हें भी इसी फैमिली के अंदर दफन करना चाहते हैं। और वो अपने मन में कहती है कि वो सभी लोग अपने नामों को छुपा रहे हैं, तो यदि कैसा रहेगा कि हम उन्हें मजबूर कर दें कि वो किसी भी तरीके से अपनी असलियत को ना छुपा पाएं और उन्हें अपने असली नाम को हमारे सामने शो करना ही पड़े। फिर डेविल आन्या से कहता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर तुम्हें उस रोजल फैमिली का वो हैंकरचीफ कहाँ से मिला जिसके ऊपर रोजल फैमिली का सिंबल बना हुआ था। और आन्या मुस्कुराते हुए कहती कि एरिस ने मुझे उस हैंकरचीफ को दिया था, लेकिन आज मैंने उसी हैंकरचीफ को इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया है। इस पर डेविल मुस्कुराते हुए कहता है, कितना ज्यादा पैथेटिक है यार ये। इस पर आन्या कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं उसके प्यार में पड़ चुकी हूँ? नहीं, मैंने जस्ट यहाँ पर सिर्फ एक चाल चली है एंड यहाँ पर सिर्फ जो रोजल फैमिली है उसके दिए हुए बेटे का उस हैंकरचीफ को यूज कर लिया है। एंड मेरे फादर को यहाँ पर ये लग रहा होगा कि रोजल फैमिली इन सभी चीजों के पीछे है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बहुत ही अच्छे परफेक्ट सबूत को छोड़ा है। इस पर डेविल जोर जोर से हंसते हुए कहता है, लेडी आपने तो कुछ ज्यादा ही अच्छी चाल चल गई। इस पर आन्या उसकी तरफ घूर के देखती है और कहती है कि तुम इस तरीके से क्यों हंस रहे हो? तभी डेविल उससे कहता है कि आपने तो क्या ही परफेक्ट टाइमिंग ली थी एंड आपने इसी समय उस हैंकरचीफ को अपने फादर को दे दिया एंड उसके दिमाग में इस समय ये चल रहा होगा कि जो रोजल फैमिली है वो पूरी तरीके से उसकी फैमिली को खत्म करना चाहती है। अभी के समय तो कौन पूरी तरीके से बौखला चुका होगा। लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं आन्या को जो अजीब तरीके से अपने सामने देख रही होती है और कहती ये क्या है, क्या फिर से हमारे पास में एक गिफ्ट? और ये मिखाइल आखिर कब तक इस तरीके के गिफ्ट देने वाला है? एंड हम देखते हैं उसके सामने मिखाइल ने बहुत सारा गिफ्ट दिया होता है और उस पर लिखा होता है बनी लेडी आन्या एंड उस गिफ्ट के ऊपर लिखा होता है बनी लेडी, जिसको देखकर एरिस उसे चिढ़ाते हुए कहता है, ओ माय लेडी, नो नो आप तो मेरी बनी लेडी हो ना। लेकिन आन्या बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए कहती, क्या कहा तुमने? और वो आन्या के उन सभी लेटर को पढ़ते हुए कहता है कि लगता है मिखाइल आपके लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस है, क्योंकि उसने तो आपके लिए एक एक पोएट्री को अपने हाथों से लिखा हुआ है, तो कैसा रहेगा कि आप उसे एक बार चांस दे दें। लेकिन आन्या अपने सभी सर्वेंट के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कहा ना कि मिखाइल की तरफ से यदि कोई भी हमारे मेंशन में सामान आता है तो इसे तुरंत यहाँ से बाहर फेंको। और वो डेविल के हाथों से उन सभी लेटर को छीनकर अपनी मेड की तरफ फेंक देती है और कहती है, ये दोबारा इस तरीके का फालतू का ट्रैश मेरे सामने नहीं आना चाहिए। वो सभी सर्वेंट भी परेशान होते हुए कहती कि आखिर ये सारा तमाशा आखिर कब तक चलने वाला है एंड लेडी आन्या इन सभी गिफ्टों को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती या फिर इन सभी मैटर को सॉल्व क्यों नहीं कर लेती, और ये मिखाइल आखिर ये कब तक इस तरीके के गिफ्ट को भेजेगा। तभी हम देखते हैं आन्या की सिस्टर को जो कि कह रही होती है कि आखिर उस मिखाइल को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि उसे यहाँ पर अब रुक जाना चाहिए और वो कितना बड़ा ब्रैड था जिसने कि तुम्हें वहाँ अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था जबकि वो तुम्हारा फियांसी था। और वो आगे कहती है कि वो मिखाइल कितना ज्यादा शेमलेस था कि उसने तुम्हें उस जंगल में उन सभी वुल्फ के सामने सिर्फ उनका खाना बनने के लिए छोड़ दिया था, तो मैं नहीं चाहती कि वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में कभी भी आए। एंड हम देखते हैं आन्या को, वो उससे कहती है कि आपको तो थोड़ी चोट लग गई थी, लगता है कि ये उसी समय की चोट है जब आप उस समय कैरेज में थी। और वो अपनी सिस्टर से कहती है कि आप उस समय बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि आप मुझे यहाँ पर कंफर्ट कराने की कोशिश कर रही हैं। और वो अपनी बहन से कहती है कि आप बहुत ही ज्यादा ब्रेव हैं। फिर वो अपने मन में कहती कि मेरे जितने भी सिबलिंग हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे और पावरफुल हैं, और साथ में मैं बात करूं लेनॉर्ड और मेरा भाई बायरली की,
तो ये सभी लोग इस रोजल फैमिली के अटैक के कारण मारे जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर मुझे इन सभी को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि रोजल फैमिली हमारे ऊपर घात लगा करके बैठी हुई है और वो यहाँ पर सिर्फ एक मौका ढूंढ रही है कि जब उसको सिर्फ एक चांस मिले और वो हमारी पूरी रेहेब फैमिली को तबाह कर दे। फिर उसकी सिस्टर कहती है कि तुम आखिर क्या सोच रही हो, लेकिन आन्या कहती कि सॉरी मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर अपने ख्यालों में ही खो गई थी। इस पर उसकी सिस्टर कहती कि तुम आखिर क्या सोच रही हो और क्या तुम मुझे बताओ कि फादर ने तुम्हें क्या किसी चीज के बारे में कुछ बताया है। लेकिन आन्या अपनी सिस्टर से कहती कि क्या आपको फादर ने रोजल फैमिली के बारे में कुछ बताया है। लेकिन उसकी सिस्टर कहती है नहीं, मुझे अभी रोजल फैमिली के बारे में नहीं, मुझे किसी और चीज के बारे में पता चला है। और उसकी सिस्टर सेलेला उसके कानों में विस्पर करते हुए कहती है कि ये मैटर हमारी मैरिज से रिलेटेड है।